हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां हम अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, DSSSB, LT ग्रेड आदि आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम लोग अध्ययन करते हैं यहाँ पर दृष्टि पब्लिकेशन के पुस्तक का पाठ्यक्रम में। यदि हम देखें, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी को ध्यान में रखकर यहाँ पे जो है अध्ययन किया जाता है। तो टीजीटी, पीजीटी को ध्यान में रखते हुए हमने पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना शुरू कर दिया था। पिछले कुछ वीडियो में हम आदिकाल के बारे में पढ़ रहे थे। आदिकाल से संबंधित जितने भी साहित्य थे उसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हमें जो है आदिकाल के गद्य साहित्य को देखकर, उसके कुछ विविध तथ्यों को भी देखकर आज आदिकाल को हम समाप्त करेंगे। तो ठीक है, जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, अच्छी तैयारी के लिए आप पिछले वीडियो को यदि देख लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और क्रम से आप जो है आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो गद्य साहित्य है। रचनाकार हम यदि देखेंगे तो गद्य साहित्य में कौन से रचनाओं की रचना हुई है, रचनाकार कौन रहे हैं, समय क्या रहा है और उसके जो स्मरणीय बिंदु क्या रहे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है गद्य साहित्य। यदि रचना सर्वप्रथम हम रचना देखेंगे तो कुवलय माला है। कुवलय माला कहा, ये किसकी रचना है? तो ये उद्यतन सूरि की रचना है। रचनाकार उद्यतन सूरि है। कुवलय माला कहा, कुवलय माला कहा किसकी रचना है? तो उद्यतन सूरि की रचना है। समय इसका 9वीं सदी है। कुवलय माला कहा किसकी रचना है? तो उद्यतन सूरि की है। समय इसका 9वीं सदी है। इसकी जो स्मरणीय बिंदु है, इसमें क्या है, इस रचना में क्या दिया गया है? तो ये आरंभिक उल्लेख गद्य ग्रंथ अपनी भाषा के कारण चर्चित है। देखिए, यह जो आरंभिक उल्लेख गद्य, मतलब गद्य साहित्य हम पढ़ रहे हैं ना, सर्वप्रथम हम आरंभ में ही इस रचना को हमने देखा। तो आरंभिक उल्लेख जो गद्य ग्रंथ है, ये अपनी भाषा के कारण प्रसिद्ध है। जो कुवलय माला कहा है, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अपनी भाषा के कारण चर्चित है, प्रसिद्ध है। ठीक है, कब का है? 9वीं सदी का है। किसकी रचना है? रचनाकार कौन है? तो उद्यतन सूरि है। किस रचना के? कुवलय माला कहा के। अगला जो ग्रंथ है वो राउलवेल है। राउलवेल के रचनाकार देखेंगे तो रोड़ा कवि है। इसमें रोड़ कवि दिया, रोड़ा कवि भी मिलता है। तो रोड़ कवि जो है राउलवेल के रचनाकार है। समय इसका 10वीं शताब्दी है। राउलवेल का समय जो है 10वीं सदी है। इससे संबंधित जो बिंदु है, इसमें क्या दिया गया है? तो यह एक शिलांकित कृति है एवं गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। कौन सा ग्रंथ? राउलवेल की शिलांकित कृति है। इसमें राउल नामक नायिका का नक्शिक वर्णन है। राउलवेल में क्या दिया गया है? राउल नामक नायिका का नक्शिक वर्णन इसमें किया गया है। इससे हिंदी में नक्शिक वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है। राउलवेल जो रचना है, इससे जो है हिंदी में यदि देखेंगे नक्शिक वर्णन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इसी से होता है। इसमें कलचुरी राजवंश के एक सामंत की 7 नायिकाओं के नक्शिक का वर्णन किया गया है। तो नक्शिक वर्णन किससे शुरू होता है? हिंदी में राउलवेल से शुरू होता है। ये कैसी कृति है? ये शिलांकित कृति है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। राउल नामक नायिका के नक्शिक का वर्णन किया गया है। हिंदी में सर्वप्रथम नक्शिक का वर्णन इसी ग्रंथ से मिलता है। इसमें कलचुरी राजवंश के एक सामंत की 7 नायिकाओं के नक्शिक का वर्णन इसमें किया गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, अगला जो ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। किसका है? दामोदर शर्मा का। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर शर्मा का ग्रंथ है। ये 12वीं सदी का है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कब का है? तो ये जो है 12वीं सदी की रचना है। इसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा है? दामोदर शर्मा का जो है ये ग्रंथ है। रचनाकार दामोदर शर्मा है और 12वीं सदी का ग्रंथ है। बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर जो है इसमें प्रकाश डाला गया है। व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित या व्याकरण शास्त्र है। इसमें क्या है? बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति, भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है। व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित या व्याकरण शास्त्र है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है? तो व्याकरण शास्त्र संबंधी ग्रंथ है।
ठीक है। इसमें क्या है, बनारस के आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है इस ग्रंथ में। अगला ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, रचनाकार इसके ज्योतिरीश्वर ठाकुर है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर है। समय इसका 14वीं सदी है। मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित है। ये जो ग्रंथ है ये शब्दकोश सा प्रतीत होता है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया है। तो वर्ण रत्नाकर के संपादक कौन है? तो सुनीति कुमार चटर्जी हैं। ये कैसा ग्रंथ है? ये मैथिली हिंदी में रचा गया ग्रंथ है। कैसा दिखता है? तो ये शब्दकोश सा प्रतीत होता है। संपादक सुनीत कुमार चटर्जी हैं। तो गद्य साहित्य के बारे में हम लोगों ने 4 ग्रंथों का अध्ययन किया। कुवलय माला कहा 9वीं शताब्दी, राउलवेल 10वीं शताब्दी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये 12वीं शताब्दी, वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। अब देखेंगे विविध। आदिकाल में विविध क्या है और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या दी गई उसके बारे में देख लेते हैं। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बांकीदास की कुकवि 32 समय है संवत 1817 विक्रमी संवत में हुआ है। कहा जा रहा है डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है। डिंगल पिंगल चल रहा था आदिकाल में भाषा, जो डिंगल और पिंगल मिला करती थी। तो डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो जोधपुर के कवि राजा बांकीदास की कुकवि 32 में मिलता है। कब की रचना है कुकवि 32? तो संवत विक्रमी संवत 1817 की रचना है। तो उसमें जो है डिंगल शब्द का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। देख लीजिए, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि बांकीदास की जो है ग्रंथ कुकवि 32 में मिलता है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। तो राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है। या फिर ये कह सकते हैं कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस राजा को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारा? तो राजा मुंज को। ठीक है। बसंत विलास, बसंत विलास के रचनाकार अज्ञात हैं, मतलब पता नहीं है कौन है बसंत विलास के रचनाकार। तो बसंत विलास जो उसकी रचना 13वीं सदी में हुई, 84 दोहों का एक सिंगारिक काव्य है। तो बसंत विलास क्या है? 84 दोहों का सिंगारिक काव्य जिसकी रचना 13वीं सदी में हुई। माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया है। संपादक कौन रहे? माता प्रसाद गुप्त है जो बसंत विलास के संपादन करते हैं। ये कब की रचना है? तो 13वीं सदी की है। 84 दोहों में जो है रचा गया सिंगारिक काव्य है। वर रुचिकृत प्राकृत प्रकाश का उल्लेख रचना है। वर रुचिकृत प्राकृत प्रकाश उल्लेख रचना है। इसमें उल्लेख है, उल्लेख तरह ये रचना है वर रुचि का प्राकृत प्रकाश। क्या देखा? डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? जोधपुर के कवि राजा बांकीदास की रचना कुकवि 32 में मिलता है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारा। बसंत विलास 13वीं सदी की रचना, 84 दोहों में एक सिंगारिक काव्य रचा गया है। माता प्रसाद गुप्त इसके संपादक है। वर रुचिकृत प्राकृत प्रकाश कैसा ग्रंथ है? तो उल्लेख है, उल्लेख ग्रंथ। ठीक है। अब आते हैं महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। उस समय कौन कौन सी काव्य पंक्तियां प्रचलित थी आदिकाल में वो देखते हैं। आचार्य देवसेन का है महत्वपूर्ण पंक्ति है देवसेन की, जो जिड़ सासड़ भासियो सो मई कहियो सार। देवसेन की पंक्ति है, जो जिड़ सासड़ भासियो सो मई कहियो सार। सरहपा का है, पंडित साल सत्य बखाड़ई दे हई बुद्ध बसंत न जाड़ई। सरहपा की पंक्ति है, पंडित साल सत्य बखाड़ई दे हई बुद्ध बसंत न जाड़ई। सरहपा की अन्य पंक्तियों में देखेंगे तो जही मन पवन संचरई रवि शशि नहीं पवेश तही वत चित्त विषाम करु सरहे कही उवेश। क्या है? जही मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश तही वत चित्त विषाम करु सरहे कही उवेश। ये पंक्ति सरहपा की भी है। फिर है अगली पंक्ति जो है सरहपा की, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल
चिराउ सहाबे मुकुल। देखिए, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, चिराउ सहाबे मुकुल। ये हो गई सराहपा की पंक्ति। लुइपा की एक का आ तरुवर पंच विडाल, का आ तरुवर पंच विडाल लुइपा का है। कन्हापा की पंक्ति है आगम वेह पुराणे ही पाड़ी माड़ बहंती, आगम वेह पुराणी पाड़ी माड़ बहंती। ये कन्हापा की पंक्ति है। हेमचंद्र का है भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा कंतु। ये पंक्ति किससे ली गई? हेमचंद्र के सद्धानुशासन से है। देखिए, भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा कंतु। गोरखनाथ का है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अवधु मनचंगा तो कटौती में गंगा, नाथ बोले अमृत वाणी, बरसेगी कवली भिजे पानी, 9 लख पातरी आ गए नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले तो अंतरी बसे भंडारा। ये पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की है। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे 4 जो है इनकी पंक्तियां दी गई हैं। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, पहले कहते हैं जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। अगली पंक्ति है अवधु मनचंगा तो कटौती में गंगा। उसके बाद है नाथ बोले अमृतवाड़ी, बरिशेगी कवली भिजे पानी। उसके बाद कहते हैं 9 लख पातरी आगरी नाचे, 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले तो अंतरी बसे भंडारा। ये पंक्ति है गोरखनाथ की। अब देखिए, अगली पंक्ति किसकी है? चंद्र बरदाई की है। पुस्तक जल्लड़ हथ दे चली गज्जन नृप काज। कहते हैं पुस्तक जल्लड़ हथ दे चली गज्जन नृप काज। उस अगली पंक्ति है मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्नी, मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्नी, बाल बैस शशि ता समीप अमृत रस पन्नी। मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्नी, बाल बैस शशि ता समीप अमृत रस पिन्नी। ये है पंक्ति चंद्र बरदाई की। जगनीक की पंक्ति है 12 बरस लुकू कर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। जगनीक की पंक्ति है 12 बरस लुकू कर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। अगली पंक्ति है अमीर खुसरो की। तो ये पंक्ति हो गई हम लोगों ने जो पढ़ी, ये जगनीक की है, आला खंड से ली गई है। अमीर खुसरो की पंक्ति है एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर या थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे अर्थात आकाश। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए सूखे सांप सूखे ताल सांप मर जाए। क्या कहते हैं? एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए। ये दिया पत्ती है। उसके बाद इनकी पंक्ति है एक नार 2 को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए खुसरो उसके बलबल जाए। कहते हैं एक नार 2 को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए खुसरो उसके बलबल जाए। ये है पैजामा, पैजामा है, ठीक है। अर्थ सो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। ये दर्पण है। दर्पण के लिए कहते हैं ये पहली कि अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। अब देखिए, अब नीचे दोहे और गीत बिल्कुल ब्रज भाषा और मुख प्रचलित भाषा काव्य भाषा में देखिए। तो अब खुसरो के कुछ दोहे दिए गए हैं, गीत दिए गए जो बिल्कुल ब्रज भाषा अर्थात मुख से जो प्रचलित काव्य भाषा है उसमें दिए गए हैं। उज्ज्वल बरन अधीन तन एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। कहते उज्ज्वल बरन अधीन तन एक चित दो ध्यान, देखन में तो साधु है निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को देव भय एक रंग। कहते हैं खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को देव भय एक रंग। अगली पंक्ति है जे हाल मिसकी मुकुल तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा ना दारम एजा
न लेहु काहे लगाए छतिया। कहते हैं जे हाल मिसकी मुकुल तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। किताबे हिजरा न दारम एजा न लेहु काहे लगाए छतिया। अगली जो इनकी पंक्ति दी गई है अमीर खुसरो का यह कथन है जो कि बहुत ही प्रख्यात है। जानते हैं, जो मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी जे मन हिंदुई पुरख ना तानाज गोयम। कहते हैं जू मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी जे मन हिंदुई पुरख तानाज गोयम। इसका अर्थ यह है कि मैं हिंदुस्तान का तूती हूँ। क्या था? इसका अर्थ यह है कि मैं हिंदुस्तान का तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदुई में पूछो, जिससे मैं अद्भुत बातें बता सकूं। अब अगली पंक्ति है विद्यापति की, जो कीर्ति लता से है। कीर्ति लता से है देइल बाना सब जन मिठा ते तैसन जंपो ओ हट्टा। दूसरी पंक्ति है बालचंद विज्जावो भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये दोनों पंक्ति कीर्ति लता से है। देशिन बाना सब जन मिठा ते तैसन जंपो ओ हट्टा। दूसरा है बालचंद विज्जावो भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। विद्यापति की पदावली से दो पद दिए गए हैं। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसन धूल तन भरई। दूसरे जो पद है वो है माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा तो जगतार नदीन दया में अतये तोहर विश्वासा। माधव हम परिणाम निराशा तो जगतार नदीन दया में अतये तोहर विश्वासा। ये पंक्ति है विद्यापति की पदावली से। तो आज की वीडियो में आदिकाल की समाप्ति होती है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।